ग्रुप्स। समूह, ठीक है, इसको पढ़ेंगे। मैं इसका ओवरव्यू बताऊंगा आपको, ठीक है। तो आपने थोड़ा फास्ट करना है और समझते हुए चलना है आपको। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो आप उसको दोबारा पूछ सकते हो, ठीक है। हाँ, अच्छा, ग्रुप ये बताओ, ग्रुप किसे कहते हैं? जनरली अगर आप अपनी लैंग्वेज, अपनी भाषा में बताओगे तो क्या बोलोगे ग्रुप को? हैं? हाँ, यानी कि कुछ लोग जो एक साथ आते हैं, यानी कि जहाँ पे क्या बोलते हैं, कुछ लोग एक साथ जब इकट्ठे हो जाते हैं तो ग्रुप बन जाता है। क्या बन जाता है? वो ग्रुप बन जाता है। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं ग्रुप की, तो हम क्या कहेंगे ग्रुप को? कि व्यक्तियों के किसी भी संग्रह या इकट्ठे होने को ग्रुप कहते हैं। जहाँ पर हमारा क्या हुआ, एक से ज़्यादा व्यक्ति इकट्ठे हो गए तो वो क्या बन गया? ग्रुप बन गया। उसको क्या कहते हैं? ग्रुप कहते हैं। लेकिन मनोवैज्ञानिक दृष्टि से, किससे? मनोवैज्ञानिक दृष्टि से, साइकोलॉजिकल हम देखें तो ग्रुप ऑफ पीपल्स, जब लोगों का जो समूह होता है ना, जहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं, तो वो ग्रुप नहीं कहलाता। उसको हम क्या नहीं कह सकते? ग्रुप नहीं कह सकते। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जहाँ पर 2 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे होंगे, है ना, 4, 5 या 10, 15 जो व्यक्तियों का जो ग्रुप होगा, उसको हम, जहाँ पे वो इकट्ठे होंगे ना, तो उनको हम क्या नहीं कहते? हम ग्रुप नहीं कहते, है ना। तो क्योंकि अब ग्रुप हम किसको कहेंगे? जहाँ पर दो के बीच में, जहाँ पर जो लोगों का जो इकट्ठे हुए हैं, जहाँ पर आपस में दोनों का इंटरैक्शन हो, दोनों का अंतर संबंध जहाँ पर होगा, तो वो हमारा क्या कहलाता है? ग्रुप कहलाता है ना। जहाँ पर हमारा इंटरैक्शन होगा वो क्या कहलाएगा? ग्रुप कहलाता है। यानी क्या मतलब हुआ? 2 के बीच में इंटरैक्शन, ग्रुप क्या हो जाएगा? 2 के बीच में इंटरैक्शन, है ना। है? तो इन इकट्ठे हुए व्यक्तियों में आपस में क्या होता है? इंटरैक्शन होता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है? ग्रुप कहलाता है। खाली एक ऐसा नहीं है कि मान लीजिए सड़क पे लोग जा रहे हैं, 4-5 व्यक्ति इकट्ठे होकर जा रहे हैं, या हम जा रहे हैं भीड़ में चल रहे हैं, तो ग्रुप नहीं हुआ ना, है ना। वो तो हम इकट्ठे होकर चल रहे हैं एक साथ में, हैं। मान लीजिए हम कहीं पे जा रहे हैं या कहीं पे हम खड़े हैं, 4-5 आके हम इकट्ठे होकर खड़े हो गए, तो उसको हम अपने ग्रुप की संज्ञा नहीं दे सकते। तो किसी भी व्यक्तियों के अनुभव और व्यवहार को उसके सामाजिक वातावरण के संदर्भ में समझने के लिए सामाजिक मनोवैज्ञानिक व्यक्ति की संगठित सामाजिक प्रणाली में भागीदारी को बहुत महत्व देते हैं। अब ये देखिए, अगर हमें किसी व्यक्ति के ग्रुप को समझना है, मान लीजिए मुझे कुछ व्यक्तियों का क्या हुआ, इकट्ठे हो गए, तो मुझे किसी ग्रुप को समझना है। तो उस ग्रुप को समझने के लिए सबसे पहले वो ग्रुप कैसा होगा? ऑर्गेनाइज होगा। कैसा होगा वो? ऑर्गेनाइज, अच्छी तरह से वो संगठित होगा। जब संगठित होगा तभी तो हम उसको क्या कर सकते हैं? वो एक ऑर्गेनाइज सोशल सिस्टम में अपना पार्टिसिपेट कर सकता है, भागीदारी कर सकता है ना। ग्रुप, अब आगे देखिए, अब समाज मनोविज्ञान में जो सोशल साइकोलॉजी है उसमें ग्रुप की एक विशिष्ट परिभाषा दी गई है।
ये मात्र व्यक्तियों की संख्या नहीं होता, बल्कि उन व्यक्तियों की संख्या भी होता है जो संगठित प्रणाली और व्यवस्था में भाग लेता है। अब यहाँ पे आप देखिए ग्रुप क्या है। ग्रुप यहाँ पे ये ग्रुप क्या है कि ये सिर्फ एक नंबर्स ऑफ पीपल नहीं है, नंबर्स ऑफ पीपल नहीं है, ये व्यक्तियों का समूह नहीं है, हैं? व्यक्तियों का समूह, नंबर संख्या नहीं है ये व्यक्तियों की। यहाँ पे इनका अपना क्या बोलते हैं, बल्कि ये उन व्यक्तियों की संख्या होती है जो ऑर्गेनाइज सिस्टम में पार्टिसिपेट करते, व्यवस्था में भाग लेते हैं। जो ग्रुप होगा वो क्या होगा, उनके माध्यम से हमारी एक व्यवस्था बनेगी, वो ऑर्गेनाइज होंगे, उनसे हमारी क्या बनती है, एक व्यवस्था बनती है। तो समझ में आया आपको ग्रुप ये है? तो ये आपने और भी हमारे जो विभिन्न जो सोशलॉजिस्ट हुए हैं उन्होंने अपनी अपनी क्या दी है, डिफाइन करा है, परिभाषा दी है ग्रुप की। तो सबसे पहले हम देखें कि आपका आप देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं इसकी और भी डेफिनेशन देखते हैं कि किसी संगठित सामाजिक व्यवस्था की संरचना, संगठित सामाजिक व्यवस्था की संरचना यानी जो ऑर्गेनाइज जो सोशल सोसाइटी है उसका स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइज सोसाइटी, ऑर्गेनाइज सोसाइटी और इसका सोशल स्ट्रक्चर, ठीक है। ऑर्गेनाइज सोसाइटी, सोशल स्ट्रक्चर, और जो भी हमारा काम होता है सोसाइटी में उसकी स्टडी करना, ठीक है, उसकी क्या करना, स्टडी करना, ये हमारी क्या कहलाती है, ये हमारा क्या कहलाती है, ग्रुप कहलाती है ना। इसको हम क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। और इसको हमने क्या नाम दिया, गति शास्त्र, यानी हमने इसको एक डायनामिक ग्रुप का नाम दिया। किसका नाम दिया इसको हमने, एक डायनामिक ग्रुप का नाम दिया। क्या दिया, डायनामिक ग्रुप का नाम दिया। यो निरंतर क्या चलता रहता है, ग्रुप में ये चलती रहती है। ग्रुप कैसे होता है, सोशल स्ट्रक्चर, बेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये जो हमारा जो डायनामिक ग्रुप होता है ना, ये गतिशील होता है ना, ये क्या करता है, निरंतर चलता रहता है। अब यहाँ पर देखिए एक सामाजिक समूह यानी एक सोशल ग्रुप है, एक सोशल ग्रुप, एक सोशल ग्रुप आपका जितने भी हमारे व्यक्ति होते हैं, पीपल हैं, उनकी ऑर्गेनाइज व्यवस्था है, यानी संगठित एक व्यवस्था है। सोशल ग्रुप जो है व्यक्तियों की एक ऑर्गेनाइज व्यवस्था है या सिस्टम है? जिस अब ये देखिए गली के अंदर, देखिए गली के अंदर कुछ लोग इकट्ठे होते हैं। मान लीजिए गली के लोग, कुछ लोग इकट्ठे होते हैं या बस स्टैंड पर बस के लोग प्रतीक्षा वेट करते हैं कि बस आने वाली है, बस का इंतज़ार करते हैं ना बस स्टैंड पर, तो वहाँ पे सिर्फ वो इकट्ठे ही होंगे ना, वहाँ ग्रुप तो नहीं बना है। तो ऐसे ही इसमें इकट्ठे में संगठित व्यवस्था की विशेषताओं का अभाव है। जो विशेषता एक ऑर्गेनाइज व्यक्तियों की, पर्सन्स की जो होती है, पीपल्स की जो होती है, वो अभाव है। ऑर्गेनाइज जो व्यक्ति होंगे
वो क्या काम करेंगे, उनमें अपनी एक काम करने की विशेषता होगी, कुछ ना कुछ ग्रुप का उद्देश्य होगा, है ना। उन व्यक्तियों का कुछ उद्देश्य होगा जिस कारण से वो एक जगह इकट्ठे हुए होंगे, तो वो तो हो गया हमारा ग्रुप। और जिसका कोई उद्देश्य ही नहीं है और जिसका वो किसी काम से कोई काम ही नहीं है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो ग्रुप नहीं होगा। तो हम उसको एक ग्रुप नहीं कह सकते, है ना। यहाँ पे हम देखते हैं एक ऑर्गेनाइज व्यवस्था की विशेषताओं का प्रदर्शन करें। जितनी भी हमारी ऑर्गेनाइज व्यवस्था जो होती है वो मनोवैज्ञानिक दृष्टि का एक ग्रुप होता है, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से एक ग्रुप होता है, ठीक है। जितनी भी हमारी ऑर्गेनाइज है ना व्यवस्था होगी या सिस्टम, जो भी हमारा ऑर्गेनाइज सिस्टम होगा, वो हमारा मनोवैज्ञानिक दृष्टि से हम उनको क्या कहेंगे, ग्रुप कहते हैं, ग्रुप होगा। अब मनोवैज्ञानिक समूह के लिए व्यक्तियों का एकत्रित होना अनिवार्य नहीं है ना। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से एकत्रित इकट्ठा होना इनका जरूरी नहीं है। एक व्यक्ति खुद की पहचान दूसरों के साथ करता है, एक व्यक्ति स्वयं की पहचान दूसरों के साथ करता है। संगठित प्रणाली में भागीदारी बनकर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पर आमने सामने होता है। आप देखते हो ना, एक ग्रुप में जो वो कोई सा भी कारण हो, लेकिन व्यक्ति आमने सामने होगा, है ना, बिना विवाद कर सकता है। किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी में कोई छात्र किसी ऑर्गेनाइज सामाजिक व्यवस्था के रूप में किसी छात्र संस्था का मनोवैज्ञानिक रूप से भाग ले सकता है, चाहे वह छात्र संस्था कभी भी एक स्थान पर इकट्ठी ना हुई हो। देखते हो ना, अब हम कहीं भी मान लीजिए आपको कोई काम हो गया, आप कोई काम कराने जाते हो किसी भी ऑफिस में, आपके वहाँ जान पहचान नहीं है, लेकिन वहाँ वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम्स आपका वेल सेटल्ड है, तो वहाँ आपसे उनका जान पहचान हो या ना हो, लेकिन आमने सामने जाकर के आपका काम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, काम, जिस काम से आप गए हो, जो आपका उद्देश्य है, वो काम आपका क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। क्लियर है। तो इसी प्रकार से यूनिवर्सिटी में आप जाते हो या स्कूल में आप हैं, आपका स्कूल की बात देखिए, स्कूल में टीचर्स होते हैं, ऑर्गेनाइज है ना सिस्टम सारा, है। तो वहाँ पर आपको टीचर क्या करते हैं, आपको टीच करते हैं, पढ़ाते हैं, तो वो भी क्या हो गया, हमारा एक ग्रुप हो गया, ठीक है। साइकोलॉजिकल दृष्टि से कौन से ग्रुप होते हैं, जो कि एक ऑर्गेनाइज तरीके से व्यवस्थित होते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे और भी हम आगे देखें, और भी जो डेफिनेशन जो हमारे दी हैं विभिन्न जो सोशलॉजिस्ट हुए, उन्होंने ग्रुप व्यक्तियों का जोड़ है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सभी सदस्यों का सहयोग लिया जाता है। अब देखिए, ग्रुप में हम व्यक्तियों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं ना, एक के बाद एक, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से हमारा क्या बन जाता है, एक ग्रुप बन जाता है। और प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता होती है। हम क्यों जुड़ते हैं आपस में, क्योंकि हमारी आवश्यकताएं, ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम आपस में क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं। क्लियर है। और भी देखिए, विलियम्स के अकॉर्डिंग देखो, सामाजिक समूह व्यक्तियों का वह निश्चित संग्रह है जिसमें परस्पर संबंधित कार्य करते हैं। इसमें भी देखिए ग्रुप की बात हुई है ना, व्यक्तियों का ग्रुप है, इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, व्यक्ति क्या करेंगे, आपस में काम करते हैं, आपस में काम करते हैं, जो अपने द्वारा पर दूसरों के द्वारा परस्पर इंटरेक्शन में एक यूनिट के रूप में होते हैं। क्लियर है। आप देखते हो ना, किसी फैक्ट्री में आप देखिए, स्कूल में देखिए, या किसी ऑफिस में काम करते हुए देखिए, किसी फैक्ट्री में काम करते हुए आपने देखा है, तो वहाँ पे जितना भी काम होता है एक यूनिट के रूप में होता है। क्लियर है ना। जितने बैंक में जाके देखिए, आप बैंक में जाते हो ना, सारे डिपार्टमेंट में सभी का अपना अपना एक, पूरी बैंक में सभी जितने भी मेंबर, सबका अपना अपना एक पर्टिकुलर वर्क होता है, काम होता है, सब करते हैं, सब किस रूप में कर रहे हैं, एक यूनिट के रूप में कर रहे हैं। ठीक है। तो सब आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से
यहाँ पे हम देखते हैं कि जितनी भी हमने अभी डेफिनेशंस ये मैंने बताई है, पढ़ी है आपको ग्रुप्स की, इसमें से कम 4-5 डेफिनेशंस आपको याद कर लेनी है, पता होनी चाहिए। क्लियर है? जैसे आप थोड़ा सा ओवरव्यू आप ग्रुप्स का दोगे, मान लो क्वेश्चन आ भी जाता है, वैसे सिंपल क्वेश्चन है आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी करने में। तो मान लो क्वेश्चन आ जाता है तो ओवरव्यू दोगे तो 4-5 डेफिनेशन ये लिख लोगे। मान लीजिए 2 नंबर के क्वेश्चन में ये सीधा आपसे पूछ लेता है कि ग्रुप क्या है, व्हाट इज ग्रुप, तो आप क्या करोगे, ग्रुप का थोड़ा ओवरव्यू लिख दोगे, दो डेफिनेशन लिख दोगे। 2 नंबर में इतना ही तो करोगे। अगर 4-5 नंबर में आता तो इसकी संख्या थोड़ा बढ़ा दोगे आप। तो अब ये देखिए कि जो हमने जो डेफिनेशन पढ़ी या ग्रुप के बारे में जाना, तो इसमें इन परिभाषाओं के आधार पर हमने क्या समझा कि ग्रुप क्या है, एक सोशल है ना। हम देखते हैं एक सामाजिक समूह में, एक सोशल ग्रुप में क्या होता है कि जब हम लोग इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे होंगे तो वहाँ पे क्या होगा, लोग कैसे होंगे, बिहेवियरल होंगे, बिहेवियरल है ना, व्यवहारिक होंगे। ठीक है, कहते हैं ना भाई ग्रुप में रख लो, इकट्ठे रख लो, जिससे कि आपके व्यवहार में परिवर्तन है ना। तो यहाँ पे हम इकट्ठे जब होते हैं, इकट्ठेपन की जो स्थिति होती है, तो हमारे क्या होता है, इसमें व्यवहार स्थिति में व्यवहार किया जाता है, एक दूसरे में हम व्यवहारिक होते हैं। अब कुछ ग्रुप में व्यक्ति शामिल होते हैं, है ना, तो इसमें कुछ नॉर्म्स और वैल्यूज में समानता होती है। मान लीजिए वो व्यक्ति जो ग्रुप में शामिल होते हैं, उनकी वैल्यूज, भाई उनकी नैतिकता क्या है, और वैल्यूज में और आपके जो नॉर्म्स हैं उनमें समानता होती है, एक जैसे होंगे। ये देखिए, आपको अपना ग्रुप कैसा बनाना पसंद करते हो, कैसे ग्रुप में रहना पसंद करोगे, जो आप जैसा होगा वैसे तो आप उस ग्रुप में रहना पसंद करोगे ना। उसके तो उस आपके ग्रुप के नॉर्म्स भी अलग होंगे और वैल्यूज भी अलग होगी। जैसी वैल्यू आपके अंदर डेवलप है वैसे आप क्या करते हो, अपना ग्रुप ढूंढ लोगे। तो एक ग्रुप में जो सदस्य होते हैं उनकी भूमिकाओं या कार्य का आपस में संबंध होता है ना। अब देखिए, एक ग्रुप में जितने भी मेंबर्स होंगे, मान लिए एक ग्रुप में 5 मेंबर है, 10 मेंबर है, 8 मेंबर हैं, तो उनका आपस में क्या होगा, इंटर रिलेशनशिप होगी। क्या होगी, इंटर रिलेशनशिप होगी, है ना। इनकी क्या होगी, आपस में इंटर रिलेशनशिप होगी। अब ये विशेषता व्यक्तियों में इकट्ठे में नहीं होती। अब जब व्यक्ति इकट्ठे होते हैं ना तो ये विशेषता नहीं होती है। मान लीजिए हम इकट्ठे तो हो गए, लेकिन हो सकता है मैं आपस में बात ही ना करूँ आपसे, बोलूँ ना, हैं, खड़े होकर ही आ जाऊँ। तो यहाँ पे देखिए, समूह अंत्य क्रिया का प्रतिफल होता है, प्रोडक्ट ऑफ इंटरैक्शन। जब हम इकट्ठे होते हैं तो कुछ ना कुछ तो हमारा क्या है, हमें प्रतिफल मिलेगा। प्रोडक्ट तो कुछ ना कुछ निकल के आएगा, प्रोडक्ट इंटरैक्शन मिलने के बाद। क्लियर है, समझ में आया बेटा यहाँ तक आपको, है ना। कुछ ना कुछ आपका यहाँ पे क्या होगा, इंटरैक्शन होगा। क्लियर है। अब ये देखिए, अब समाज जो है, सोसाइटी, समाज क्या है, एक यूनिट है, एक यूनिट के रूप में तो काम करती है, जिसमें व्यक्ति आपस में एक दूसरे के साथ इंटरैक्शन होते हैं, मिलते जुलते हैं। समझ में है ना। इसमें व्यक्ति आपस में एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, मिलते जुलते हैं। तो कुल मिलाकर के हम ये बात कहें कि जो ये हमने निष्कर्ष निकाला है ना, ये निष्कर्ष किसके आधार पर निकाला है बेटा, हमने किसके आधार पर निकाला है, डेफिनेशंस के आधार पर। किसके आधार पर, जो हमारी डेफिनेशंस हैं ग्रुप्स की, उसके आधार पर निकाला है। तो अब इसमें ये देखिए, थोड़ा सा फास्ट करते हैं बेटा, कि ग्रुप्स टाइप्स कितने होते हैं, ग्रुप्स के टाइप्स।
ऑफ ग्रुप्स। ग्रुप्स के टाइप देखिए, है ना। अब चार्ल्स कूले ने ने 1902 में चार्ल्स कूले ने 1902 में ग्रुप्स को दो भागों में डिवाइड किया। कितने भाग में डिवाइड किया? 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है, एक तो प्राइमरी ग्रुप, दूसरा सेकेंडरी ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप, दूसरा आपका सेकेंडरी ग्रुप। ठीक है, ये दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया। अब सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं प्राइमरी ग्रुप क्या होता है। ठीक है, आपकी बुक में मिल रहा है कि नहीं मिल रही है? सबसे पहले हम देखते हैं ये प्राइमरी ग्रुप क्या होता है। प्राइमरी ग्रुप प्राथमिक समूहों। ठीक है, प्राइमरी ग्रुप। अब ये देखिए, इस ग्रुप में व्यक्तियों में आमने सामने का, फेस टू फेस, ठीक है, फेस टू फेस यानी आमने सामने का और घनिष्ठ संबंध होता है। जैसे मैं और आप बैठे हैं ना, ऐसे आमने सामने फेस टू फेस और घनिष्ठ संबंध होता है। इस व्यक्ति में के सामाजिक आदर्शों की तथा सामाजिक प्रकृति की रचना होती है। इसमें व्यक्ति के सामाजिक आदर्श और सामाजिक स्ट्रक्चर की रचना होती है। फेस टू फेस होता है, घनिष्ठ होता है, सामाजिक आदर्श और सामाजिक संरचना की इसमें सामाजिक नेचर की, सामाजिक प्रकृति की नेचर, सामाजिक प्रकृति की हमारी क्या होती है, इसमें रचना होती है। नेचर क्लियर है। अब इसमें ये देखिए, इसके एग्जाम्पल देखिए बेटा। एग्जाम्पल देखिए, स्पोर्ट्स टीम, खेल की टीम, आपकी फैमिली, और आपका नेबरहुड। ठीक है, ये इसके क्या हो गए, आपके एग्जाम्पल होगी।
क्लियर है? ये हो गया। अब प्राइमरी हम देखें इसको, प्राइमरी ग्रुप का बच्चों के डेवलपमेंट में बहुत ही ज़्यादा सहयोग होता है। ठीक है, प्राइमरी ग्रुप का बच्चों के डेवलपमेंट में बहुत ही ज़्यादा क्या होता है? सहयोग होता है, योगदान होता है। ये बच्चों को सोशल करने में, सामाजिक बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्राइमरी जो ग्रुप है बच्चों को सामाजिक बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो प्राइमरी ग्रुप की जो विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्राइमरी ग्रुप की जो विशेषताएं हैं इसको भी हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। ग्रुप्स की जो विशेषताएं हैं, ठीक है, इसको भी कितने भागों में डिवाइड कर देते हैं? दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। कौन सी? एक्सटर्नल और इंटरनल। क्लियर है? दो तरह की विशेषताएं हो जाती हैं, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स और इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहले हम यह देखते हैं, आपका एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स में बात कर लेते हैं। नंबर 1, फेस टू फेस, आमने सामने, आमने सामने की। ठीक है, फेस टू फेस रिलेशन, फेस टू फेस रिलेशन यानी आमने सामने के संबंध। अब ये देखिए, आमने सामने के संबंध आपको घर परिवार में तो हमेशा मिलेंगे आपको। ये है ना, बहुत मजबूत होते हैं। जो आमने सामने के संबंध होते हैं ये बहुत घनिष्ठ भी होते हैं, मजबूत भी होते हैं। आप ये देखिए, आप अपने फैमिली में आप हमेशा रहते हो तो आप इतने नज़दीक हो जाते हो उनके, आप छोड़ कर के भी छोड़ना नहीं चाहोगे उनको। परिवार के अंदर हमारे संबंध, रिश्ते ऐसे बन जाते हैं आपस में, भाई के साथ, मम्मी के साथ, पापा के साथ, दादा के साथ, दादी के साथ, बहन के साथ, कि हम छोड़कर भी उनको नहीं छोड़ सकते। क्लियर है? तो ऐसे संबंध होते हुए व्यक्ति तौर पर एक दूसरे को जानने लगते हैं। इसमें हम फिर है ना, आपस में हमारी जो है जान पहचान जो है वो बहुत अच्छी तरह से हो जाती है। तो एग्जाम्पल, परिवारों में इस प्रकार का संबंध होता है। जो हमारी फैमिलीज होती है ना, चाचा हो गए, ताऊ हो गए, है ना, दादा दादी हो गए, घर परिवार के और अन्य सदस्य हैं, मेंबर्स हैं, उनसे जो रिलेशनशिप्स होती हैं वो इस प्रकार के फेस टू फेस रिलेशनशिप के उदाहरण के अंतर्गत आ जाती है। क्लियर है? दूसरा मिलता है हमारे यहाँ पर सेकंड, स्मॉल साइज। क्या होता है? स्मॉल साइज। क्या है? स्मॉल साइज। ठीक है, अब ये देखिए, स्मॉल साइज प्राइमरी ग्रुप्स में नंबर्स की संख्या, इनमें नंबर्स की संख्या क्या होती है? कम होती है ना। फैमिली में हम देखते हैं कम होने के कारण ये आकार में छोटी होती है। इस प्रकार के ग्रुप में मेंबर्स की संख्या कम से कम 2 या अधिक से अधिक 10-12 होती है। आपके फैमिली में कितने मेंबर हैं? 3, 4, 5, 6 मिलेंगे, ज़्यादा ज़्यादा कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 मिल जाएंगे, यही तो मिलेंगे ना। तो हमारे मेंबर्स की जो संख्या है फैमिली मेंबर्स की, यहाँ पे वो कम होती है। क्लियर है? इस कारण से हमारा जो साइज है वो कैसा हो जाता है? स्मॉल साइज होता है ना। जैसे हमारे संयुक्त परिवार, जैसे हमारे पति पत्नी का हो गया,
मान लो कोई पति पत्नी है, वो अपने अलग हो जाते हैं तो अलग दो का परिवार हो गया। अगर वो एक साथ मिलकर रहते हैं, कंपाउंड जो फैमिली जो होती है उसमें रहते हैं, तो कई सारों का परिवार हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं इसमें कि इनका नंबर्स ऑफ मेंबर जो है उसके आधार पे इनका साइज कैसा होता है, स्मॉल होता है। क्लियर है। नंबर थर्ड देखिए आपका मोर स्टेबल, ये अधिक स्थायी होते हैं। कैसे होते हैं ये? अधिक स्थायी, मोर स्टेबल। मोर स्टेबल क्या होते हैं ये? हैं? क्योंकि इनके उद्देश्य सामान्य प्रकृति के होते हैं। अब देखो परिवार में हम रहते हैं ना, परिवार में हमारे आपस में एक दूसरे के साथ कोई विशिष्ट उद्देश्य तो नहीं होता, सामान्य होते हैं। वे मम्मी हैं, फादर हैं, पापा हैं, जो हमारे लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरी करते सामान्य है, कोई विशिष्ट हमारे लिए कोई विशेष नहीं है ना। इसी प्रकार से हम यहाँ पर सब मिलजुल कर के आपस में रहते हैं, यहाँ पे आपस में एक दूसरे से किसी से स्वार्थ नहीं होता, है ना। तो इतना यहाँ पर हमें स्वार्थ नहीं होता और किसी व्यक्ति विशेष से विशेष प्रकार का संबंध हम स्थापित कर लेते हैं। ऐसे जब बिना स्वार्थ के बात होगी तो हमारे संबंध आपस में बहुत ही अच्छे मजबूत हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिमिटेड इंटरेस्ट, है ना। तो ये एक और देख लो इसको, लिमिटेड इंटरेस्ट, ठीक है, लिमिटेड इंटरेस्ट। इस प्रकार के ग्रुप में सदस्यों में रुचि समान उद्देश्य तथा एक दूसरे तक सीमित रहती है ना। विशिष्ट उद्देश्य नहीं होता, है मतलब ये नहीं होता कि मुझे किसी से लालच है ना, या किसी से आपका लालच नहीं है, या फिर आपका किसी से स्वार्थ, हम स्वार्थी नहीं बनते इसमें, ठीक है। तो ये है हमारी 4-5 और भी हैं, तो इनको आप अपने आप भी पढ़ सकते हो। तो दूसरी आ जाती है हमारी प्राइमरी की इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी ग्रुप। यहाँ पे देखिए इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी ग्रुप। पर्सनल रिलेशनशिप पहली कौन सी आ जाती है? पर्सनल रिलेशनशिप, ठीक है, पर्सनल रिलेशनशिप आ जाती है। अब पर्सनल रिलेशनशिप में हर सदस्य का संबंध दूसरे सदस्य से प्रत्यक्ष रूप से होता है। देखिए मेरे रिलेशन आपके साथ है, मैं आपको टीच कर रहा हूँ, तो आपका किसी और दूसरे के साथ होगा, दो हो गए, फिर जिसका होगा फिर उसको किसी पहले वाले के साथ होगा, हम दो हो गए तो आपका किसी पहले के साथ हो गया, मेरा और किसी पहले के साथ। फिर इस तरह से ये हमारा क्या होता है कि इंडिविजुअल यानी पर्सनल होते हैं। तो प्रत्येक ग्रुप में जो संबंध होते हैं वो पर्सनल होते हैं और हर सदस्य का संबंध दूसरे सदस्य से प्रत्यक्ष रूप से होता है। हर सदस्य में एक दूसरे के प्रति हम की भावना होती है। यहाँ पर किस में काम करते हैं हम की भावना में काम करते हैं। संभावित नियंत्रण, पॉसिबल कंट्रोल। दूसरा देखिए पॉसिबल कंट्रोल, संभावित नियंत्रण। प्राइमरी ग्रुप में संबंध घनिष्ठ एवं जाने पहचाने होने के कारण उन्हें नियंत्रण में रखना संभव होता है कि नहीं होता? अब देखिए हम अपने पेरेंट्स के साथ हम कंट्रोल में तो रहते हैं, अपने हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं हम उनमें सब में हम क्या रहते हैं? कंट्रोल में रहते हैं, क्योंकि हम सभी को अपने एक ही व्यक्ति के रूप में जानते हैं, जाने पहचाने मानते हैं,
हमें पता है भाई ये मुझे जानता है, मैं इसको जानता हूँ, तो हम किस में रहते हैं, कंट्रोल में रहते हैं। और हर सदस्य के हर जो मेंबर्स है सब विश्वसनीय होते हैं। हम आपस में एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। ठीक है, जैसे माता पिता का अपने बच्चों के ऊपर पूरा विश्वास होता है, वो उनको हर संभव जो काम है वो करने देते हैं, या इनको अपने आप करने दीजिए काम। ठीक है, क्यों करने देते हैं, क्योंकि हमारे माता पिता को हमारे ऊपर या माता पिता को बच्चों के ऊपर पूरा क्या है, विश्वास होता है। और उनके बच्चे भी उनके माता पिता की क्या करते हैं, आज्ञा का पालन करते हैं। जो वो कहते हैं सिर्फ वो ही करते हैं। क्लियर है? तो और भी देख लिए बेटा, इसमें सहजता भी है। आगे और देखो, समान इच्छाएं, रुचियां एवं उद्देश्य, कॉमन विशेष, इंटरेस्ट एंड ऑब्जेक्टिव्स। कॉमन विशेष, इंटरेस्ट एंड ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब देखिए, तो इसमें सबकी अपनी क्या होती है, प्राइमरी ग्रुप में के मेंबर्स में उद्देश्य, इच्छाएं, रुचियां एक समान ही होती हैं। आपके फैमिली मेंबर्स हैं, या किसी भी परिवार में आप देखिए, सबका उद्देश्य आपका एक ही होगा परिवार का। आपकी इच्छाएं और रुचियां भी समान ही होंगी, है ना। जैसे आपके भाई बहन की इच्छाएं लगभग समान ही मिलेंगी, आपके मम्मी पापा की इच्छाएं आपसे मिलती जुलती मिलेंगी, आपके जो अन्य फैमिली मेंबर्स हैं उन सब की इच्छाएं आपके मिलती जुलती मिलेंगी। वे एक दूसरे के बारे में सोचते हैं। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो पेरेंट्स उसको पूरे करने के लिए सोचेंगे, है ना। तो सुख दुख में भी अपना लगता है। मान लीजिए आपको कोई परेशानी है, हारी बीमारी है, दुख दर्द है, तो उसमें भी हमें अपनापन लगता है। हम एक दूसरे का सहयोग करते हैं। परिवार में चाहे कोई भी सदस्य किसी भी कष्ट, कितना भी दुखी हो, कितना भी कष्ट में हो, परिवार के अन्य सदस्य उसकी हर प्रकार से क्या करते हैं, सहायता करते हैं। इन्हीं कारण से उनमें क्या पनपती है, घनिष्ठता पनपती है ना। तो सहयोग की भावना होती है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन। क्या लिख देते हैं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग टू कोऑपरेशन। सहयोग की भावना कैसी होती है, सहयोग की भावना होती है, ज़्यादा होती है सहयोग की भावना, इनमें तेज होती है, और अपना खुद कष्ट उठा करके दूसरे का क्या कर सकते हैं, मदद करने में, सहायता करने में बिल्कुल तैयार रहते हैं, हिचकिचाते नहीं हैं। जैसे माता पिता अपना कष्ट पाकर के भी अपने बच्चों को क्या करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उनके अपने बच्चों की हर संभव मदद करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से और भी हैं बेटा इनकी विशेषताएं, आप पढ़ सकते हो, पढ़ लोगे। तो यहाँ देखिए, ये हमने कुछ इम्पोर्टेंस और प्राइमरी ग्रुप्स ये आ जाता है। ये सीधा पेपर में पूछ सकता है कि प्राइमरी ग्रुप्स का क्या महत्व है। तो मैं बता देता हूँ आपको, थोड़ा थोड़ा से ही बता दूंगा, ज़्यादा नहीं। क्लियर है? इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइमरी ग्रुप।
प्राइमरी ग्रुप। ठीक है, प्राथमिक ग्रुप के समूह के आपके महत्व देखिए। कंट्रोल ओवर बिहेवियर, कंट्रोल ओवर बिहेवियर, बिहेवियर। ठीक है, व्यवहारों पर नियंत्रण। दूसरा कल्चरल कंटिन्यूटी, सांस्कृतिक निरंतरता। कल्चरल कंटिन्यूटी, सांस्कृतिक नियंत्रिता। नंबर 4, व्यक्तित्व के शील गुणों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ ट्रेट्स ऑफ पर्सनैलिटी। डेवलपमेंट ट्रेट्स ऑफ पर्सनैलिटी। नंबर 4, गेन ऑफ स्टेटिफिकेशन, सेटिस्फिकेशन। सेटिस्फिकेशन, संतोष की प्राप्ति। नंबर 5, टू प्रोवाइड एप्रोप्रिएट सोशल नॉर्म्स। टू प्रोवाइड एप्रोप्रिएट सोशल नॉर्म्स। नंबर 6, टू प्रोवाइड नेसेसरी सोशल मोटिवेशन। टू प्रोवाइड नेसेसरी सोशल मोटिवेशन। ठीक है, ये 5 आपके क्या हैं, प्राइमरी समूह के महत्व हैं, है ना। इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइमरी ग्रुप्स है, 5 to 6 है। तो एग्जाम में आ जाता है बेटा, 5 मार्क्स का भी आ जाता है। तो इसमें से 5 पॉइंट लेकर के आप एक्सप्लेन कर सकते हो, कर दोगे? ठीक है, कोई से भी 5 पॉइंट ले लो, एक्सप्लेन कर दो। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं, कंट्रोल ओवर बिहेवियर, व्यवहारों पर नियंत्रण। प्राइमरी ग्रुप में रहकर के सदस्य एक दूसरे के काफ़ी निकट होते हैं। इसको देखें हम सबसे पहले कंट्रोल ओवर बिहेवियर में, कि जितने भी हम मेंबर्स जो हैं सब आपस में एक दूसरे के नज़दीक रहते हैं। जब आपस में एक दूसरे के नज़दीक रहते हैं तो हमारा व्यवहार, अब जो हमारा व्यवहार है उस पर कंट्रोल होता है। देखते हो ना, हम घर के अंदर किसी भी अपशब्द का यूज नहीं करते, है ना। बहुत आदर के साथ, सम्मान के साथ, मान के साथ हम सब एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। अपने माता पिता को हम अपना मान सम्मान देते हैं। हमारे जो दादा दादी हैं, चाचा चाची हैं, बड़े हैं जो हमसे, उनको भी सम्मान देते हैं। जो छोटे हैं उनके प्रति भी हम अच्छा व्यवहार करते हैं, सम्मान देते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं एक परिवार के अंदर हमारे व्यवहार पर क्या होता है, कंट्रोल होता है, नियंत्रण होता है। इसमें अनसोशल जो बिहेवियर है, असामाजिक जो व्यवहार है, वो उसको होने की संभावनाएं बहुत ही कम होती है।
गुंजाइश बिल्कुल बहुत कम से भी कम होती है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं व्यवहार को नियंत्रित करने की प्रेरणा बहुत लाभकारी होती है, जो समाजीकरण के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर आपका व्यवहार बहुत अच्छा है, सबके प्रति आप अच्छा व्यवहार करते हो, तो आप एक अच्छे समाज में एक अच्छा स्थान स्थापित कर सकते हो, अपना कर सकते हो ना। तो यानी एक समाजीकरण के लिए एक व्यवहार जो है वो होना अति आवश्यक है। हाँ, तो इस प्रकार से हमारा दूसरा है कल्चरल कंटिन्यूटी। इसको देखिए, सांस्कृतिक निरंतरता। अब प्राइमरी ग्रुप की सहायता से कल्चरल निरंतरता भी, हमारी कल्चरल कंटिन्यूटी, सांस्कृतिक निरंतरता भी जो है वो बनी रहती है। इन समूह के माध्यम से संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होती है ना। अब देखिए, आपका कल्चर जो है, संस्कृति जो है, हर स्टेट की अलग अलग होती है बेटा। जिस स्टेट में आप रहते हो वहाँ का कल्चर अलग है, आपके पड़ोसी जो स्टेट हैं वहाँ का कल्चर अलग है। आप थोड़ा आगे और स्टेटों में दूर जाओगे तो वहाँ का कल्चर क्या है, अलग है। क्लियर है? तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो संस्कृति आज हमारी है, फॉलो कर रहे हैं, उस संस्कृति को आगे हमारे बाद भी अगली पीढ़ी आएगी ना। आप छोटे हो, आपसे भी छोटे आएंगे, तो हमें भी तो उनको सिखा के जाना है ना। तो इस प्रकार से हमारे कंट्री की या जो हमारे स्टेट है उनकी संस्कृति एक के बाद एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हम क्या कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। वो ट्रांसफ़र कब होती है, कैसे होती है? हमारे द्वारा ही होती है। क्लियर है? हम अपने छोटों को सिखाएंगे, अपनी संस्कृति के बारे में बताएंगे, वो फिर अपने छोटों को, फिर इस तरह से वो निरंतर चलती रहती है। क्लियर है? तो ये सब माता पिता से अर्जित करते हैं। हाँ, सांस्कृतिक विसारत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफ़र होती है। तो अगली हमारी है डेवलपमेंट ऑफ ट्रेट्स ऑफ पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व के शील गुणों का विकास। अब ये देखिए, एक ही परिवार में जितने भी हमारे सभी, एक ही परिवार में पालन पोषण सभी मेंबर्स का होता है ना। सभी माता पिता जो जितने भी बच्चे हैं परिवार के अंदर, सभी का पालन पोषण एक समान करते हैं कि नहीं करते? तो इन सभी में इंटरेक्शन होता है, सभी में मिलजुल करके आपस में रहते हैं। तो जब वो आपस में एक दूसरे के साथ रहेंगे, बातचीत करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे, तो एक सामाजिक नियम सीखते हैं। वो जो कुछ हमारे जो समाज के नियम होते हैं समाज में रहने के लिए, उनको सीखते हैं। तो वो उनके अंदर डेवलप होता है। जैसे ईमानदारी का गुण, आपस में एक दूसरे का सहयोग करना, ठीक है। इसमें इस प्रकार के कुछ बड़े होने पर बच्चों में साथियों के साथ मिलकर के सामाजिक व्यवहारों को क्या करना होता है, सीखना होता है। इसमें विकास प्राइमरी समूह में हम ये सभी चीज़ें हम कब सीख सकते हैं? जब हम प्राइमरी ग्रुप्स के अंदर रह करके ही सीख सकते हैं। अब देखिए, संतोष की प्राप्ति, टू प्रोवाइड गेन टू सेटिस्फैक्शन, ठीक है। प्राइमरी ग्रुप के सदस्यों के बीच में घनिष्ठता होती है। इनके परिणाम स्वरूप सदस्य एक दूसरे के प्रति कैसा व्यवहार करते हैं? लगाव होता है कि नहीं होता? प्रेम वाला के प्रति प्रेम भाव करते हैं, सहानुभूति होती है, और इसके परिणाम स्वरूप उनको एक संतोष पनपता है। मान लीजिए कुछ दिन कोई माता पिता अपने बच्चों से प्रेम भाव ना रखे, प्यार ना करे, तो उनके अंदर भाई संतोष की भावना तो जगेगी नहीं। संतोष हो जाएगा इनको? नहीं होगा ना। वो कब होगा?
जब माता पिता अपने बच्चों से लगाव रखते हैं, प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, जो सामाजिक शील गुणों को विकसित करने में सहायता करता है। इसी प्रकार टू प्रोवाइड एप्रोप्रिएट सोशल नॉर्म्स, सामाजिक मापदंड प्रदान करना। प्राइमरी ग्रुप्स के सदस्यों के लिए उपयुक्त सामाजिक मानदंड सोशल नॉर्म्स डेवलप होते हैं। समाज में रहने के कुछ जो नियम होते हैं उनको भी ये यहाँ इसी ग्रुप में ये डेवलप हो जाते हैं। तो प्राइमरी ग्रुप एक मॉडल का काम भी करता है, हमें ये बताता है कि हमें अपनी सोसाइटी में, अपने समाज के अंदर किस प्रकार से रहना है। अब ये देखिए, आवश्यक सामाजिक प्रेरणा प्रदान करना, टू प्रोवाइड नेसेसरी सोशल मोटिवेशन। प्राइमरी ग्रुप में उपयुक्त सामाजिक सोशल मोटिवेशन भी प्रोवाइड किया जाता है, उनमें अधिक से अधिक कार्य करने की क्षमता उत्पन्न करी जाती है ना। बताया जाता है ना उनको, भाई आपको समाज में रह कर के आपके जो उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों को कैसे पूरा करना है। पेरेंट्स आपके बताते हैं ना, हमेशा जो बड़े हैं वो हमेशा बताते हैं कि आपको समाज में रह कर के अपने उद्देश्यों को कैसे प्राप्त करना है और क्या आपके लिए फ़ायदे वाली चीज़ें हैं और क्या नुकसान है वाली चीज़ें हैं, वो तो ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा बेटा अभी? प्राइमरी ग्रुप के बारे में। तो अब आ जाते हैं सेकेंडरी ग्रुप, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंडरी ग्रुप्स, द्वितीयक समूह की विशेषताएं। सेकेंडरी ग्रुप, अब देखिए इनकी क्या विशेषताएं हैं। इनकी विशेषताएं देखें, पहले तो ये देखिए ये होते क्या हैं सेकेंडरी ग्रुप्स, है ना। देखिए सेकेंडरी ग्रुप ये पर्सनल नहीं होते बल्कि फॉर्मल होते हैं। सेकेंडरी ग्रुप कैसे नहीं होते? पर्सनल नहीं होते, नॉट पर्सनल, ठीक है। लेकिन कैसे होते हैं? ये फॉर्मल होते हैं, औपचारिक होते हैं। सेकेंडरी ग्रुप पर्सनल नहीं होते हैं, फॉर्मल होते हैं और इनका साइज जो है वो प्राइमरी ग्रुप से बड़ा होता है। साइज कैसा होता है? बिग साइज होता है। किसकी अपेक्षा? प्राइमरी ग्रुप की अपेक्षा, ठीक है। प्राइमरी ग्रुप से इनका साइज जो है वो बड़ा होता है और इसमें व्यक्ति के डायरेक्ट संबंध नहीं होते, ठीक है, इनडायरेक्ट होते हैं। इसमें व्यक्ति के जो हैं वो डायरेक्ट संबंध नहीं होते हैं। कैसे होते हैं? इनडायरेक्ट संबंध होते हैं। क्लियर है? अब ये देखिए इस ग्रुप में आपका प्यार का, सद्भावना का और सद्भावना, प्रेम का अभाव होता है। नो, ये नहीं होता। प्रेम भाव, सद्भावना ये इस ग्रुप में नहीं होती है। क्लियर है? तो इसके संबंध भी कैसे? स्थायी नहीं होते। जब ये प्रेम भाव नहीं होगा, सद्भावना नहीं होगी, तो इनके रिलेशनशिप भी कैसी होगी?
परमानेंट नहीं होगी ना, नॉट परमानेंट। कैसी होगी? अस्थायी होगी। क्लियर है? समझ में आया? जो प्राइमरी ग्रुप था, अभी तक क्या देख रहे हो आप, जो प्राइमरी ग्रुप था इसका अपोजिट ही हो रहा है ना, यहाँ अपोजिट ही देख रहे हो आप, ठीक है। उसमें स्मॉल साइज था, है बता रहा हूँ, आ रहा हूँ, इस एग्जाम्पल पे भी आ रहा हूँ। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए, अब दो ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप भी हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। एग्जाम्पल भी आ रहे हैं बेटा, अभी एक मिनट। अब ये देखिए, सेकेंडरी ग्रुप भी हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। एक मिनट रुको बेटा। सेकेंडरी ग्रुप 2 टाइप्स के, ये भी कितने टाइप्स के होंगे? 2 टाइप्स के होते हैं। पहला, ग्रुप्स ऑर्गेनाइज्ड ऑन द कल्चरल बेसिस, सांस्कृतिक आधार पर गठित समूह। ग्रुप्स ऑर्गेनाइज्ड basis on the cultural बेसिस, यानी सांस्कृतिक आधार पर समूह। दूसरा आपका, ग्रुप्स ऑर्गेनाइज ऑन अदर देन कल्चरल बेसिस, सांस्कृतिक आधार के अतिरिक्त समूह। ग्रुप्स organized on the other than cultural basis, cultural basis, ठीक है। ये 2 हो गए, सांस्कृतिक आधार पर गठित समूह और सांस्कृतिक आधार के अतिरिक्त समूह। अब ये देखिए, इसके एग्जाम्पल देखिए आप, जो अभी आप पूछ रहे थे सेकेंडरी ग्रुप के एग्जाम्पल्स, ये देख लीजिए। नेशनल ग्रुप, राष्ट्रीय समूह, नेशनल ग्रुप, राष्ट्रीय समूह। नंबर 2, कम्युनिटी। नंबर 3,
रीजनल ग्रुप कॉरपोरेशन, रीजनल ग्रुप कॉरपोरेशन और आपकी सोसाइटी क्या है? सामाजिकता, सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन, समाजीकरण, ये इसका एग्जाम्पल होगा। अब इसके एग्जाम्पल देखिए, ग्रुप्स ऑर्गेनाइज्ड ऑन द अदर देन कल्चरल बेसिस। जैसे आपका प्रजाति, रेस बोलते हैं इसको इंग्लिश में, भीड़ भी आ जाएगा बेटा, ठीक है। आपका एज ग्रुप, आपका लिंग, सेक्स, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। इसकी विशेषताएं देख लो। वैसे मैंने आपको सारा जो ओवरव्यू देना था वो हो गया। इसकी विशेषताएं आप लिख लोगे। जो मैंने आपको प्राइमरी की कराई है ना, उसका ये अपोजिट कर देना है, ठीक है। ये क्लियर है, ये हो जाएगा ग्रुप का पूरा। तो अब आ जाते हैं सिविलाइजेशन पर। सिविलाइजेशन पे आ जाओ। पहले तो यहाँ आप देखिए सिविलाइजेशन क्या होता है। सिविलाइजेशन ठीक है। सिविलाइजेशन, अगर मैं ये आपसे पूछूं, बताइए हमारी सभ्यता का शुरुआत कहाँ से हुई थी? जनरली हम मानते हैं हमारी जब सभ्यता की शुरुआत हुई थी, जब हमारी राइटिंग स्क्रिप्ट जब हम लिखने लगे थे और जब धातु का आविष्कार हुआ था, तब से हुई थी। कब से हुई थी? हाँ, राइटिंग जब हमने लिखना सीख लिया था, ठीक है ना। जब लिखना सीख लिया था और जब हमारी मेटल धातु का जो आविष्कार हुआ था, तब से हुई थी। मानते हैं हम ऐसा, तो हमारी सभ्यता का ऐसा विचार करते हैं कि हमारी सभ्यता का आरंभ, शुरुआत उस समय से हुई, लेखन और धातु के आविष्कार से हुई। अब देखिए इतिहास का आरंभ कब से हुआ? हिस्ट्री की शुरुआत तो तभी से हुई है ना, जब हमने लिखना सीख लिया है। इतिहास तो लिखा गया है ना। आप देखिए सारा इतिहास हमारा क्या है? लिखा हुआ तो है। तो इतिहास की शुरुआत कहाँ से हुई? जो हमने लिखना सीख लिया, यानी लिखने से हुई है, ऐसा मानते हैं।
तो इसी प्रकार से हम और आगे देखें, कुछ समाजशास्त्रियों ने अब ये देखिए जो हमारे कुछ समाजशास्त्री हुए हैं, सोशलिस्ट जो समाजशास्त्री हुए हैं, कुछ समाजशास्त्रियों ने हमारी संस्कृति को दो भागों में डिवाइड किया। कल्चरल को कितने भागों में डिवाइड किया? 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। क्लियर है? 2 पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड किया, भौतिक और अभौतिक, यानी फिजिकल और नॉन फिजिकल। फिजिकल, नॉन फिजिकल, भौतिक और अभौतिक, 2 भागों में इन्होंने क्या करा? डिवाइड करा। अब देखिए भौतिक में, भौतिक संस्कृति में का मतलब क्या है? फिजिकल कल्चर, फिजिकल कल्चर, जैसे नाम से पता चल रहा है आपको, इसमें वो सारी चीज़ें आ जाएंगी जो आपकी सुख सुविधाएं वाली चीज़ें हैं, हैं? भौतिक संस्कृति में जैसे आपका रहने की जगह, आपका हैबिटेट आ जाएगा, आप कहाँ रहते हो, और क्या आ जाएगा बताओ, जिनको आप यूज करते हो, रेडियो, क्लॉथ्स, कपड़े यूज करते हो कि नहीं? ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। बुक्स हैं, फिगर हैं, बर्तन हैं, यूटेंसिल्स हैं, बर्तन आपके, बुक्स हैं, यानी और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी इसमें जिनका हम यूज करते हैं। तो कौन से कल्चर में आ गया बेटा ये सभी आपका फिजिकल कल्चर में आता है। अब ये देखिए आपका नॉन फिजिकल कल्चर में क्या आ जाएगा? अमूर्त कृतियां, भाषा, ये देखो यहाँ पे नॉन फिजिकल में, नॉन फिजिकल में आ जाएगा आपका लैंग्वेज, भाषा, और आपका क्या आएगा बताओ? लिटरेचर, साइंस, साइंस,
आर्ट, कला, और क्या आ जाएगा बताओ? रिलीजन्स, और क्या आएगा आपका? लॉ, कानून। ये सभी चीजें किस में आ जाएगी? नॉन फिजिकल कल्चर में। और आपको ये पता होना चाहिए अब ये जो आपने देखा फिजिकल और नॉन फिजिकल कल्चर, ये सभी जो है ना, उन सभी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए यूज की जाती है जो हमारे लिए उपयोगी है ना। इन सभी चीज़ों का यूज हम देखिए, भाषा का यूज हम किस लिए करते हैं? बोल के करते हैं ना, कि हमें कहीं ना कहीं किसी चीज़ की अपनी उपयोगिता सिद्ध करनी है, तभी तो बोलेंगे। साइंस का यूज हम किस लिए करते हैं? अपने लिए कर रहे हैं। जो भी जिस वर्ल्ड में आप कहीं कहीं तक भी कितनी भी दूर तक निगाह घुमा लो, पूरे वर्ल्ड में, ब्रह्मांड में, सब कुछ साइंस की देन है, विज्ञान से बना है। जो चीज़ हम आज यूज कर रहे हैं ये भी साइंस की देन है। मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ ये भी साइंस की देन है। चेयर पे बैठे हो ये भी विज्ञान ने ही दिया है हमें। तो अब कहीं तक जाइए यहाँ पर इन चीज़ों का यूज हम किस लिए करते हैं? जिससे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इस कल्चर, फिजिकल और नॉन फिजिकल कल्चर से। तो यहाँ पर अब देखिए, संस्कृति उसी समय सभ्यता बनती है जब वह लिखित भाषा, विज्ञान, दर्शन, विशेष श्रम विभाजन और एक जटिल प्रौद्योगिकी और राजनीतिक प्रणाली को ग्रहण कर लेती है। तो हमारी क्या बन जाती है? वो सभ्यता बनती है। क्लियर है? तो ये कर लोगे, इन दोनों में अंतर आप अपने आप डिफ्रेंशिएट कर लेना, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और सिंपल से क्वेश्चन बेटा इसमें आते हैं आपके। मैं क्वेश्चंस बताता हूँ आपके कौन कौन से हैं जो पेपर में आपके हमेशा आते हैं। एक तो यही आता है, सभ्यता तथा समाज में क्या अंतर है, सिर्फ इतना ही पूछेगा आपका। व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। एक तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। क्लियर है? और सीधा ये भी पूछ लेता है व्हाट इज सिविलाइजेशन है। इसी प्रकार से आगे हम चलें तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो एक्सप्लेन करा लेता है एग्जाम में। कई बार क्या करा लेता है, भाई इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ क्या हैं कल्चर की। ठीक है? तो इसी प्रकार से इनके कार्यों का वर्णन करो। पता ये छोटे ज़्यादातर कैरेक्टरिस्टिक्स है, इम्पोर्टेंस है, ये क्या, व्हाट इज कल्चर, व्हाट इज सिविलाइजेशन, इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्लियर है? मतलब जितना छोटा एक बेसिक आप अपने बना लीजिए दिमाग में फिगर, तो आपको वो सिंपल चीज़ें ही पेपर में पूछी जाएंगी। कोई भी ऐसी मुश्किल चीज़ या हार्ड चीज़ आपको नहीं पूछी जाएगी, है ना। और हर क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में आता है, ये आपको पक्का है कि आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होता कि जिसका उत्तर आपको पता नहीं होता। उत्तर सबका पता होता है आपको। ठीक है? हमें ये ज़रूरी भी नहीं होता कि जो हमारी लैंग्वेज बुक की है सिर्फ वही आंसर सही है। क्लियर है? इसको हम कंसीडर, जो एग्जामिनर कॉपी चेक करते हैं ना, वो इस बात को कंसीडर नहीं करते हैं। आपने उससे रिलेवेंट अपना कितना लिखा है वो आंसर भी सही माना जाता है। क्लियर है? कर लोगे बेटा? तो ये अपना ग्रुप का कर लेना। अगला देख स्टेट वगैरह है, ये कोशिश करते हैं